हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ टॉपिक लर्निंग का, एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम वैसे अपनी लाइफ में देखते हैं तो वहाँ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही साबित होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसकी सभी को जरूरत होती है, आपको भी मुझे भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि लर्निंग का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर जितनी भी थ्योरी बनती है आपको एक एक करके मैं करवा रही हूँ। सीडीपी में शायद ये आज हमारी जो है 30 नंबर की क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पहले की 29 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर के उनको कवर कर लीजिए और फिर एक कंटिन्यू रिदम में पढ़ते रहिए। और आपका सारा साइकोलॉजी का जो सिलेबस है जो कि आपके एस्टेट के एग्जाम में आने वाला है, फ्री मैंने आप लोगों को करवाया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पुनर्बलन होता है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, पुनर्बलन क्या होता है? कोई भी मतलब इस प्रकार का उद्दीपक होता है पुनर्बलन, जो हमें क्या देता है भाई, किसी भी काम को करने के लिए उस हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक गति पैदा हो जाती है। वो क्या होता है? रेनफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है। देखिए इसको यहां से समझते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई जो हमें क्या करता है, एक ऐसा हमारे पास क्या होता है भाई, उद्दीपक होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस और रेस्पॉन्सिस के बारे में बताया था कल आप लोगों को। तो एक इस प्रकार का स्टिमुलस होता है जो हमें रेस्पॉन्सिस करने के लिए क्या करता है भाई, प्रेरित करता है। हम रेस्पॉन्सिस क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है। ओके, यानी फोर्स, देखो यहां से ही समझ में आ रहा है, फोर्स हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। वो हमारा दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारे किसी भी काम को करने में वो क्या करेगा भाई, बाधा उत्पन्न करेगा। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आता है इस वाली थ्योरी से। जो मैं आपको सीएल हल की थ्योरी पढ़ा रही हूँ रेनफोर्समेंट की, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सकारात्मक क्या करता है भाई, रुकावट नहीं डालता। ये हमें क्या देता है, पॉजिटिव मोटिवेशन देता है एक प्रकार से किसी भी काम को करने के लिए। जबकि जो हमारा नेगेटिव एनफोर्समेंट है वो हमारे काम में क्या डालता है भाई, बाधा डालता है, रुकावट पैदा करता है। ओके, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी हम रेस्पॉन्सिव ज्यादा करने लगे। सपोज आप लोग इस प्रकार से समझो कि मान लो अभी मैं आपको क्या करवा रही हूँ, ये क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। आप क्या करते हैं, क्लासेस के नीचे प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ भाई आपको ये क्लासेस हैं, ये यूजफुल है, और आप लोग क्या करते हो, इनको शेयर भी करते हो। अच्छे खासे आप लोगों के व्यूज भी आ जाते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, कि हाँ भाई मेरे कार्य को क्या मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है। अब पॉजिटिव के अंदर भी दो प्रकार का होता है, एक हमारा प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये जो आप मुझे एप्रिसिएशन दे रहे हैं, ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। कौन सा होगा, ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन अगर मुझे भूख लगी हुई है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे सामने क्या आ जाए भाई, खाना आ जाए, तो वो खाना मेरा क्या होगा, प्राइमरी रेनफोर्समेंट होगा। वो हमारे किसका काम करेगा, मुझे क्या देगा, वो प्राइमरी रेनफोर्समेंट देगा, मुझे प्राथमिक पुनर्बलन देगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आप लोगों का? जो मेरी बेसिक नीड्स को, जो मेरी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो मेरी जैविक आवश्यकताएं हैं, जो मुझे जीने के लिए क्या है भाई, जरूरी हैं, उनको पूरा करते हैं, तो वो होती है हमारी प्राइमरी रेनफोर्समेंट। और जो सेकेंडरी, यानी जो हमारे जीने के लिए तो जरूरी नहीं है और वैसे हमें क्या लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ, हमें सुख मिलता हो उनसे, प्रशंसा हो गई, प्राइज हो गई, किसको अच्छे नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं। तो ये कौन सा पुनर्बलन होता है हमारा, सेकेंडरी पुनर्बलन होता है, द्वितीयक पुनर्बलन होता है, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया? देखो मैं आपको क्या समझा रही थी, रेनफोर्समेंट समझा रही थी। रेनफोर्समेंट क्या होता है भाई, एक इस प्रकार का उद्दीपक दिया जाता है जिससे क्या होती है भाई, जो रेस्पॉन्स करने की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उससे हम ज्यादा रेस्पॉन्सेज देते हैं, रेनफोर्समेंट से। वो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्रकार का होता है। तो पॉजिटिव कौन सा होता है भाई, जिनको देने से क्या हो जाए, पॉजिटिव की जो हमारी रेस्पॉन्सेज हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाए, वो पॉजिटिव होता है। उसके अंदर दो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है हमारी, भूख प्यास, इन सब को जो कंट्रोल करे, वो हमारे क्या होंगे, प्राइमरी। और जैसे कि प्रशंसा हो गई, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं, मुझे कोई प्राइज मिलता है, तो ये सब क्या हो गई, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हो गई। ओके, क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, जो क्या करता है भाई, बाधा उत्पन्न करता है। ओके, जिस उद्दीपक को हटाने से रेस्पॉन्सेज की संख्या बढ़ती है, यानी जिसको लगाएंगे तो तब तो क्या करता है, बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन जिसको हटाने से क्या आ जाए भाई, रेस्पॉन्सेज की संख्या बढ़ जाए, वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव रेनफोर्समेंट होते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया रेनफोर्समेंट का फंडा?
कि भाई जैसे कि सर्दी होती है तो सर्दी के मौसम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं। सर्दी के मौसम से बचने के लिए क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं। या फिर जब धूप होती है तो धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, काला चश्मा पहनते हैं। तो यहाँ पे जो चश्मा है, ये काला चश्मा, अब सर्दी से बचने के लिए हमने हीटर लगाया, तो ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का काम कर रहे हैं। किस प्रकार का काम कर रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का, नकारात्मक पुनर्बलन का काम कर रहे हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। आगे इसके अंदर पुनर्बलन की अनुसूचियां भी होती हैं, इन्वेंट्री भी होती है। वो मैं जब आपको कल जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, कल मैं आप लोगों को स्किनर वाला टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है। तो तब उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि जो अनुसूचियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन, उनको देखेंगे। ओके, क्लियर है। पुनर्बलन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है वो किसने दी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो किसने दी है, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है, गणितीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, मैथमेटिक्स डिडक्टिव थ्योरी किसने दी है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसने दिया है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सभी का मतलब एक ही है, सभी का आंसर क्या है हमारा, क्लार्क लियोनार्ड हल, सीएल हल, इन सभी का क्या होगा, आंसर होगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सीएल हल ने कौन सी थ्योरी दी है, तो सीएल हल ने कौन सी थ्योरी दी है, लर्निंग की रेनफोर्समेंट थ्योरी दी है। ओके, समझ में आया। ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम किसके हैं भाई, पुनर्बलन के सिद्धांत के ही हैं। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, सीएल हल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सीएल हल कहाँ के निवासी थे, तो सीएल हल कहाँ के निवासी थे भाई, अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। ओके, क्लियर है। सीएल हल ने ये जो सिद्धांत था ये कब दिया था भाई, 1915 में दिया था। कब दिया था, ये सब फैक्चुअल डाटा है जो आपको लर्न करने हैं। कब दिया था, 1915 में दिया था। सीएल हल की बुक का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो व्यवहार के सिद्धांत, इनकी बुक का क्या नाम है, व्यवहार के सिद्धांत। ये किसकी बुक है भाई, सीएल हल की है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो सीएल हल थे, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस प्रकार से, क्या प्रयोग था वो मैं आपको बताती हूँ। किसके प्रयोग है ये समान, थोंडाइक के प्रयोग है। एक प्रकार से थोंडाइक के जैसा ही प्रयोग था। थोंडाइक ने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को रखा था, ठीक है। बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बिठाया गया, कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्बलन नहीं दे पाया। अब देखो थोंडाइक ने तो क्या किया था भाई, थोंडाइक वाले से मिलता जुलता ही था किसका सिद्धांत, इनका सिद्धांत। क्योंकि थोंडाइक भी किसकी बात करते थे भाई, जब बिल्ली थी तो उस बिल्ली को क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, तभी तो वो आगे अपना काम करने के लिए क्या कर रही थी, उसको पुनर्बलन मिल रहा था, बार बार में प्रयास कर रही थी, प्रयास से सीख रही थी। तो वैसे ही इनका प्रयोग था। लेकिन थोंडाइक ने क्या किया था भाई, भूखी बिल्ली को बैठाया था, जबकि इन्होंने क्या किया, एक मतलब जिसका पेट भरा हुआ था, भरपेट भोजन करने के बाद उसको बैठाया, तो उसको भोजन की कोई नीड ही नहीं थी, तो उसने वहां से निकलने की कोशिश ही नहीं की। यानी उसको जब पुनर्बलन नहीं मिला तो उसने क्या नहीं की, कोशिश भी नहीं की, उसने कुछ सीखा भी नहीं। और अगर भोजन कैसा रख दिया, कृत्रिम भोजन रख दिया, जिससे कि क्या नहीं आ रही, कोई सुगंध नहीं आ रही, मतलब भोजन ना के बराबर है। वो भोजन क्या है भाई, ना है, है ही नहीं, कृत्रिम भोजन है। तो भी उसको क्या नहीं मिला, पुनर्बलन नहीं मिला, और बिल्ली क्या नहीं कर पाई, प्रयास नहीं कर पाई। ओके, समझ में आया। तो इनका कहने का मतलब क्या है हल का, कि हल ने विभिन्न जंतुओं एवं परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला, कि कोई भी प्राणी उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने के लिए उसकी आवश्यकता पूरी हो सके, तथा आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए क्या होता है, पुनर्बलन होता है। हल ने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, वो काम तभी करता है जब उससे क्या हो रही हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो। अब भूखी बिल्ली थी भाई, उसको क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, तो उसने क्या किया, पिंजरे से निकलने का प्रयास किया। लेकिन वो बिल्ली कैसी है, भरपेट भोजन करके बैठी है, तो उसको क्या नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, तो वो क्या नहीं करेगी, कोई प्रयास नहीं करेगी, ठीक है।
लेकिन अगर बिल्ली भूखी है और उसके सामने कृत्रिम भोजन रखा गया है, उसको भोजन मतलब भोजन की जगह और कुछ रख दिया गया है, तो वो उसको पुनर्बलित नहीं कर पाएगा। बिल्ली प्रयास नहीं करेगी भोजन के लिए, क्योंकि उसको पता है कि भोजन मुझे मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब बिल्ली की क्या हो रही थी, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी, उसको क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है प्रयास करने के बाद, तो वो क्या करती है भाई, बार बार में प्रयास करती है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य में तभी सफल होता है जब वो कार्य क्या बन जाए, उसकी आवश्यकता बन जाए, और उस आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको क्या मिले, पुनर्बलन मिले। जैसे कि मान लो अभी आपको क्या करना है भाई, एचटेट का एग्जाम क्लियर करना है ना। तो एचटेट का एग्जाम आपकी क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। और आपको ये पता है कि भाई अगले साल क्या आने वाली है, वैकेंसीज आ सकती हैं। तो जब आपको ये बात माइंड में क्लियर है कि वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी आपके लिए किसका काम कर रही है, रेनफोर्समेंट का काम कर रही है। आप अपनी एचटेट की तैयारी को भी जोरों शोरों से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एचटेट एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आप लोग वैकेंसीज के लिए फॉर्म भी फिल नहीं कर पाओगे। तो समझ में आया आपको ये कि भाई जैसे ही आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो वैसे ही उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, और व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिससे उसको क्या मिलता हो, पुनर्बलन मिलता हो। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई वैकेंसी वैकेंसी कुछ नहीं आने वाली, एचटेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बगैर एचटेट के भी आप लोगों को परीक्षा में बैठा लेंगे। तो आप लोगों को मैंने क्या कर दिया भाई, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कर दिया। आप लोग इसके लिए क्या नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, एचटेट का एग्जाम को पास करने का प्रयास ही नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या नहीं दिया, पुनर्बलन ही नहीं दिया, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो रही। ओके, समझ में आ गया होगा अब तो आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेस्टर एंडरसन। लेस्टर एंडरसन जो है वो हल के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हल ने जो अपना सिद्धांत है ना, थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही दिया है, लेकिन थॉर्नडाइक ने भाई लंबा चौड़ा सिद्धांत दिया था, जबकि हल का जो सिद्धांत है वो कैसा है, नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हल के सिद्धांत को नपे तुले शब्दों का सिद्धांत किसने कहा था, लेस्टर एंडरसन ने कहा था। भाई अब थॉर्नडाइक ने तो क्या क्या बताया था, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और अभ्यास का नियम, गौण नियम, मुख्य नियम, काफी कुछ राम कहानी बताई थी। लेकिन जो हमारे जो हल साहब थे वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी काम करवाना है तो उसको क्या देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए, और पुनर्बलन देने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो व्यक्ति उस काम को करता है, अदरवाइज उसको नहीं करता है, यही कह रहा है। तो यानी उसने क्या कर दिया, उस सिद्धांत को उसके पूरे का क्या कर दिया, एक प्रकार से निचोड़ कर दिया, नपे तुले शब्दों का सिद्धांत लेस्टर एंडरसन ने हल के सिद्धांत को कहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्किनर साहब है। स्किनर साहब कहते हैं, हल के सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि साचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है। जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग वाले थे उसके अंदर क्या है भाई, ये हमारा जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है भाई, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा किसने कहा है, स्किनर। अब ध्यान रख लेना, स्किनर से सर्वश्रेष्ठ, हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ कहने का काम किसने किया है, स्किनर ने किया है, आपसे पूछा जा सकता है। और से साचर्य, तो इस से की सीरीज से आप लोग इसको याद कर लोगे। ओके, अब देखो हल साहब के जो मेन मेन तथ्य निकल के आते हैं, मेन मेन फैक्ट निकल के आते हैं, वो क्या निकल के आते हैं, देखो। क्लार्क लियोनार्ड हल ने आवश्यकता पर बल दिया है और व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना है। किसके ऊपर बल दिया है भाई, आवश्यकता पर बल दिया है। अब बिल्ली को क्या है भाई, भरपेट भोजन करवा रखा है, बिल्ली को भोजन की जरूरत ही नहीं है, यानी उसको भोजन की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको कोई नीड नहीं है, तो बिल्ली क्या नहीं करती, प्रयास भी नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि भाई वैकेंसी है वो नहीं आएंगी आने वाली 5 साल तक, तो आप क्या करोगे, आप तैयारी करोगे एचटेट के एग्जाम की, नहीं करोगे। या फिर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ओनली जिन्होंने बीएड कर रखी है उन्हें उन्हें ही उसमें वैकेंसी के लिए बैठा लिया जाएगा, तो आप लोग एचटेट की तैयारी करोगे, नहीं करोगे। तो किसके ऊपर बल दिया है, आवश्यकता के ऊपर बल दिया है। ओके, हल ने आवश्यकता की पूर्ति की उपादेयता को पुनर्बलन के रूप में परिभाषित किया है। आवश्यकता पूर्ति की उपादेयता, देखो इसको ऐसे मतलब मत समझो, इसको बस सिर्फ आपको समझना है। इसको देखो कि भाई जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो रही है वो किसका काम करती है, पुनर्बलन का काम करती है। अब आप मान लो मेरे से क्लासेस ले रहे हो, ये क्लास लेने के बाद आप लोगों ने 30 क्लासेस कंप्लीट ली हैं, उसके बाद आपने सीडीपी का प्रीवियस ईयर आपने क्या किया भाई, सोल्व किया। अगर आपने वो सोल्व करने के बाद उसमें आपके क्या आ रहे हैं, गुड मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपको क्या दे रहा है, पुनर्बलन दे रहा है। आपकी आवश्यकताओं की वहां से क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, तो वो किसका काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो,
हल ने अपने विचारों में विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो भाई ड्राइव है, वही मैंने आपको जो आवश्यकता वाला कंसेप्ट पढ़ाया था ना मोटिवेशन वाले चैप्टर में, वही बात बता रहा है कि किसका महत्व होता है, ड्राइव का महत्व होता है, चालक का महत्व होता है। ओके, क्लियर। इन्होंने कार्य के लिए व्यवस्थित व्यवहार को भी विशेष रूप से परिभाषित किया है कि जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये तो था भाई हल्का नियम। अब हम हल्का नियम साइकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, टीचिंग एग्जाम में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी शिक्षा में क्या होगी भाई, कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। तो वो इसकी क्या उपयोगिता है, सबसे पहले तो हल्का नियम किसकी बात करता है भाई, पुनर्बलन की काम करता है। और मैंने आपको बता दिया भाई पुनर्बलन तो हर फील्ड में जरूरी है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी पुनर्बलन की जरूरत है, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको भी पुनर्बलन की जरूरत है। ओके। प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट, बिल्कुल सीधी सी बात है, एनकरेजमेंट के महत्व को स्पष्ट किया है। जितना ज्यादा आप मुझे एनकरेज करेंगे कि हाँ भाई मैम हमें अब समझ में आ रहा है, तो मैं उतने ही अच्छे मतलब तरीके से और काम करूंगी, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करूंगी और आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करूंगी। पाठ्यक्रम विषय वस्तु निर्माण में, अब पाठ्यक्रम का क्या करना है, यानी जो सिलेबस है आपका उसका विषय वस्तु का निर्माण करना है, वहां पे भी इसका योगदान है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि पाठ्यक्रम किसकी देन है, तो पाठ्यक्रम गेस्टाल्ट की देन है। ओके। पाठ्यक्रम विषय वस्तु के निर्माण में तो हल्के सिद्धांत का उपयोग है, इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन काफी बार बन जाता है कि जो पाठ्यक्रम होता है उसके जो कैरिकुलम होता है आपका, उसकी विषय वस्तु के निर्माण में तो किसका योगदान है, हल्के सिद्धांत का। लेकिन पाठ्यक्रम किसकी देन है, पाठ्यक्रम किसकी देन है, गेस्टाल्ट की देन है। गेस्टाल्ट की थ्योरी पे मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। यह कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर बल देता है, व्यवस्थित वाला मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये थी आपकी हल्की छोटी सी थ्योरी जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भाई किसकी बात करते हैं, रेनफोर्समेंट की बात करते हैं बस, कि भाई आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, रेनफोर्समेंट मिलना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, अदरवाइज हम उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जो रेनफोर्समेंट है पॉजिटिव नेगेटिव टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव के टू टाइप्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो बच गया है पुनर्बलन से रिलेटेड वो आपको मैं कल स्किनर की थ्योरी के साथ करवाने वाली हूँ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सीएल हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कहाँ के निवासी थे, सारे जो भी मैं पॉइंट बोलती हूँ सारे आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर